बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पहली खबर यह है कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान की जिंदगी और सियासत को खतरा है। अगर इमरान खान को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। बुशरा बीबी इमरान खान की आजादी में बड़ी रुकावट है। यह बयान किसने दिया, क्यों दिया, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या वाकई ही बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान की आजादी, उसकी जिंदगी, उसकी सियासत खतरे में है, इसको वैल्यूएट करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में मुजाहिरीन तशद्दुद की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे को तस्लीम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? जुडिशियल इंक्वायरी होगी, नहीं होगी? यह मुतालबा उनका दुरुस्त है या गलत है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है, इसको भी डिस्कस करेंगे, क्या सूरत हाल है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम का कहना है कि कारकुनान एहतजाज करने आए थे, गोलियां खाने नहीं आए थे, सब निहत्ते थे, इन पर सीधी गोलियां चलाई गई। अब तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम के इस बयान को भी थोड़ा सा वैल्यूएट करेंगे। और इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, एक फितना है, इसको भी वैल्यूएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे अपनी पहली स्टोरी की तरफ कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, उनकी सियासत को खतरा है, उनकी वजह से उनकी आजादी नहीं हो रही। यह बयान दिया है फैसल वोडा साहब ने। उन्होंने यह क्लेम किया है कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। देखें, फैसल वोडा साहब की बात पे मैं कुछ इत्तेफाक करता हूं। जहां तक वो कहते हैं ना कि उनकी जिंदगी को, यानी कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है, तो इस बात के ऊपर मैं थोड़ा इत्तेफाक करता हूं। लेकिन जहां तक बात यह है ना कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान की आजादी खतरे में है या उनकी वजह से वो आजाद नहीं हो पा रहे, इस बात के ऊपर मैं इत्तेफाक करता हूं। अगर वोडा साहब का यह कहना कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान की सियासत खतरे में है, तो इस बात के ऊपर मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि बुशरा बीबी ने जेल से रिहा होने के बाद इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं जिसका इमरान खान साहब को पता ही नहीं कि बुशरा बीबी क्या कर रही है। देखें, एक बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो कोई भी है, उसने जो कुछ भी काम करना है वो इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक करना है। और बुशरा बीबी, उन्होंने भी जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है, वो इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक तो ये ना कि वो उनकी बीवी हैं, उनका फर्ज बनता है कि अपने खामद की अतात करें, फर्माबरदारी करें, उनके हुक्म की तकमील करें। लेकिन वो तो बात एक तरफ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर सियासी मामलात को देखें तो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ तो उन्हें कोई बात भी नहीं करनी चाहिए, कोई कदम भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद बुशरा बीबी ने जितने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, इसको तो मैं बड़ा पहले डिस्कस कर चुका हूं। जिस दिन से बुशरा बीबी रिहा हुई है, उस वक्त से लेके मैं मुसलसल ये बातें डिस्कस करता चला आ रहा हूं कि बुशरा बीबी के कंडक्ट को देखें, उसके तरीकाकार को देखें, उसके अमल को देखें, उसकी सियासत में एंट्री को देखें, सियासी मामलात को जिस तरह से वो डील कर रही है उसको देखें, पार्टी के लोगों के ऊपर जिस तरह से वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है उसको देखें, पार्टी को जिस तरह से वो लीड करने की कोशिश कर रही है या पार्टी के ऊपर जिस तरह से वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है उसको देखें, तो बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा शुरू करें ना कि जिस दिन बुशरा बीबी रिहा हुई है उस वक्त से लेकर चलें, वो माजी को छोड़ देते हैं कि उनकी रिहाई क्यों हुई या उन्हें दोबारा से क्यों नहीं पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें केपीके में क्यों जाने दिया गया, ये एक अलग स्टोरी है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बात खास तौर पर वहां से शुरू होती है जब बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की काल के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया था। और सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर जो इल्जाम लगाया, वो जो काल के हवाले से कि जनरल बाजवा को फोन कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप किस बंदे को उठा लाए हैं, हम तो यहां पर शरीयत को खत्म करना चाहते हैं और आप एक ऐसे बंदे को अपने साथ लेके आ गए हैं जो शरीयत की बात करता है और शरीयत नाफज करना चाहता है। ये बुशरा बीबी की सबसे बड़ी गलती, बल्कि गलती नहीं, ये उसका बहुत बड़ा ब्लंडर, बल्कि मैं कहता हूं ब्लंडर भी नहीं, इमरान खान के साथ सबसे बड़ी बेवफाई और इमरान खान के साथ सबसे बड़ा धोखा है। क्या इमरान खान को पता था कि बुशरा बीबी एक वीडियो पैगाम जारी करेंगी? नहीं पता था। क्या इमरान खान को इस बात का पता था कि बुशरा बीबी सऊदी अरेबिया को डिस्कस करेंगी?
या शरीयत खत्म करने के हवाले से बात करेंगी? नहीं पता था। इमरान खान के सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे मरासम हैं। शेर अब्दुल मरवा साहब ने जब सऊदी अरेबिया के खिलाफ बात की तो खान साहब गुस्से में आ गए, मरवा साहब को डांट पला दी, पार्टी से बाहर निकाल दिया। अल्टीमेटली मरवा साहब को जस्टिफाई करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, दोबारा से उसको पार्टी में लिया गया। लेकिन बुशरा बीबी ने जो इतनी बड़ी बेवफाई की, मैं खैर इससे बड़ा लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, लेकिन हकीकत यही है, इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की। क्यों? जब खान साहब ने अलाउ नहीं किया था, यह बात कहने के लिए नहीं कहा था, तो फिर वीडियो पैगाम जारी नहीं करना चाहिए था और सऊदी अरेबिया के खिलाफ इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी, और भी वो भी खास तौर पर शरीयत के मामला के हवाले से कि हम तो यहां से शरीयत खत्म करना चाहते हैं, आप एक ऐसे बंदे को उठा लाएं जो शरीयत की बात करता है। इमरान खान साहब को फिर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर जस्टिफाई करना पड़ा कि नहीं जी, उन्होंने तो सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया था। देखें, खान साहब कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे, कब तक खुद को अंधेरे में रखेंगे, कब तक आंखें बंद किए रखेंगे? बच्चे नहीं हैं, बात समझ आ जाएगी उनको, बड़ी जल्दी बात समझ आ जाएगी। मामलात इमरान खान की और बुशरा बीबी के आपस में मुझे मुस्तकबिल में सही तरह से नजर नहीं आ रहे, बल्कि मैं अगर थोड़ी सी सख्त बात करूं जो शायद आपको मुनासिब भी ना लगे, मुझे ये रिश्ता ही चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जहां पर हुक्म अदूली होती है, जहां पर बेवफाई होती है, जहां पर मनमानी होती है, जहां पर खामंद की अतात नहीं होती, जहां पर अपनी मर्जी के फैसले किए जाते हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम तो आती है। बुशरा बीबी की सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद इमरान खान साहब को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क्यादत है उसको अपने पास केपीके में बुला लिया गया। एमपीएज, एमएनएज, टिकट होल्डर सबको अपने पास जमा करके उनके साथ तकरीरें करना शुरू कर दी। तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, इतने बंदे लेके आने, इतने बंदे लेके आने हैं, गिरफ्तार नहीं होना, पकड़े गए पार्टी से निकाल दूंगी, बंदे ना लेके आए पार्टी से निकाल दूंगी, गाड़ी के अंदर कितने लोग लेके आए उनकी वीडियो बना के ना भेजी, पार्टी से निकाल दूंगी, गंडापुर को धमकी कि तुमने अगर ऐसे ना किया, वैसे ना किया, तुमको पार्टी से निकाल दूंगी। व्हाट इज दिस? इमरान खान साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी का सियासी मामलात के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी पार्टी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही हैं, असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं, पार्टी के जो मौजूदा लीडरशिप है उनके साथ बदतमीजी कर रही हैं। खान साहब को इसके बारे में नहीं पता। ये क्या है? ये बेवफाई है और अपने खामंद की हुक्म अदूली है। उसके बाद आगे चलें 24 मार्च के हवाले से, जब बैरिस्टर गोहर साहब ने इमरान खान साहब से 24 नवंबर की रात को मुलाकात की और उन्हें बताया कि बुशरा बीबी भी इस एहतजाज में शामिल हैं, तो खान साहब के लिए बड़ी हैरत वाली बात थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि बुशरा बीबी एहतजाज में शामिल होने के लिए आ रही हैं। और सिर्फ एहतजाज में शामिल नहीं हुई, देखिए शामिल होना एक अलग बात है, पार्टी का कंट्रोल संभाल लेना एक अलग बात है, काफिले को लीड करना एक अलग बात है, जितनी भी लीडरशिप है उसको पीछे छोड़ दिया और एहतजाज की कमान खुद संभाल ली। खान साहब को जब पता चला कि मेरी बीवी एहतजाज में शामिल है और इस सारे प्रोग्राम को लीड कर रही है, तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, वो बड़े हैरान हुए। लेकिन चले, घर की बात थी, क्या कर सकते थे। लेकिन बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब की रजामंदी के खिलाफ जाके, उनकी मर्जी के खिलाफ जाके पार्टी का कंट्रोल संभाला, सियासत में मुदाखलत नहीं की, पार्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, और जो एहतजाज था, जुलूस था, उसको लीड करना शुरू कर दिया। उसके बाद बुशरा बीबी की बड़ी गलती यह थी कि उसको तो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए था। देखिए, इतनी बड़ी काल थी, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे 3 मुतालबा जब तक तस्लीम नहीं किए जाएंगे, हम घरों को वापस नहीं जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और सड़कों के ऊपर रहेंगे। गंडापुर साहब भी कहते थे कि सरों के ऊपर कफन बांध के निकलेंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन घरों को वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इमरान खान की फाइनल 24 नवंबर की काल को बर्बाद करने वाली उसकी अपनी बीवी है। देखें, बुशरा बीबी को सियासी मामलात का क्या पता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या फैसला लेना है, क्या नहीं लेना। वो कौन सी पार्टी की चेयरमैन थी, या इमरान खान साहब ने कहा था कि चले जी मैं तो जेल के अंदर मौजूद हूं, बुशरा बीबी आपके साथ है,
आप ये समझ लें कि मेरी जगह पे यही आपकी लीडर है, आपने इसके हुक्म की तमील करनी है। ऐसा भी नहीं था, हुक्म तो चलना था इमरान खान का। अब इमरान खान साहब के साथ जब बैरिस्टर गौहर की और पार्टी लीडरशिप की मुलाकात अडाला जेल के अंदर होती है, तो खान साहब कहते हैं कि आपने मेरा पैगाम अली मीन गंडापुर को और बुशरा बेगम को यह देना है कि आपने डी चौक की तरफ नहीं जाना, आपने संगजानी के मुकाम के ऊपर स्टे करना है, वहां पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है, वहां पे आपने धरना देना है और आपने उस वक्त तक वहीं पे रहना है जब तक मैं कोई नया हुक्म ना दे दूं। तो क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? इमरान खान के हुक्म की तकमील करनी चाहिए थी। सियासी मामलात को देखें तब भी पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से या बानी तहरीक इंसाफ की हैसियत से तो इमरान खान का हुक्म मानना चाहिए था। अगर बुशरा बीबी को लें तो उसके खामद का एक हुक्म था, उसको मानना चाहिए था। अब अली मीन गंडापुर समेत जितने भी लीडरशिप थी वो इस बात के ऊपर कन्विंस थी कि हमने संगजानी के मुकाम के ऊपर रहना है, वहीं पे हमने अपना धरना देना है, क्योंकि इमरान खान का हुक्म था कि आपने डी चौक में नहीं जाना। तो फिर बुशरा बीबी को क्या यह राइट पहुंचता था कि वो इमरान खान की हुक्म अदूली करती, इमरान खान के साथ बेवफाई करती, इमरान खान के साथ गद्दारी करती, इमरान खान को धोखा देती? पार्टी के लोगों के साथ उसने खिताब करना शुरू कर दिया कि जी कुछ भी हो जाए हमने डी चौक पे पहुंचना है, हमने हर सूरत में वहां पहुंचना है और उस वक्त तक हमने घरों को वापस नहीं जाना जब तक कि इमरान खान को रिहा करवा के हम अपने साथ ना ले जाएंगे। वहां पे वो कलमे भी पढ़ रही थी, दुरूद शरीफ भी पढ़ रही थी, कसमें भी खा रही थी, एहतजाज में शामिल जितने लोग थे उनसे कसमें भी ले रही थी, उनकी गैरत को भी जगा रही थी कि आप पठान लोग हैं, आप तो वफा करने वाले हैं, आप तो साथ नहीं छोड़ते, आप तो आखिरी दम तक लड़ते हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूं, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपके साथ खड़ी हूं, कुछ भी हालात हो जाए हम इमरान खान को साथ लेके जाएंगे। इमरान खान की हुक्म अदूली की, संगजानी के मुकाम पर जाने की बजाय उसने डी चौक की तरफ जाना मुनासिब समझा, जबकि सब उसे मना कर रहे थे कि आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन वो बजिद थी, वहां पहुंच गई। चले जी, पहुंच गई। उसके बाद क्या करना चाहिए था? उसके बाद कमिटमेंट का मुजाहरा करना चाहिए था, अपने अल्फाज की लाज रखनी चाहिए थी, मुजाहरीन के साथ जो वादा किया गया था उसकी लाज रखनी चाहिए थी, जो कस्में उठाई थी और कस्में ली थी उसका पास रखना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस की तरफ से मुजाहमत आई, डंडे आए, शेलिंग आई, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हुआ, गिरफ्तारियां हुई, तो फिर बुशरा बेगम इस सब हालात की ताब नहीं ला सकी और अपने साथ आए हुए जितने भी मुजाहरीन थे उनको वहां पर बेयारो मददगार छोड़ते हुए अली मीन गंडापुर के साथ वहां से फरार हो गई। मैं समझता हूं कि आप अगर डी चौक में पहुंच गई थी, कुछ भी सूरत हाल आपके साथ बन गई थी, आपको वहां पे फिर स्टे करना चाहिए था। देखिए, आप क्या समझते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके साथ आए हुए जितने लोग थे उनकी जान इंपॉर्टेंट नहीं थी या उनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं थी? मतलब डंडे पड़ते हैं तो पड़ने दें, गिरफ्तारियां होती हैं तो होने दें, मुकदमात बनते हैं तो बनने दें, गोलियां लगती हैं, मरते हैं तो मरने दें, जख्मी होते हैं तो होने दें, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपके साथ आए हुए पठान तो अपने वादे और अपनी कमिटमेंट के मुताबिक, अपनी खाई हुई कसम के मुताबिक तो वहां पे खड़े थे, आप वहां से भाग गई। अब जब आप वहां से भाग गई तो वो लोग फिर क्या करते? जब लीडर मौजूद ना हो तो क्या होता है? भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी का आलम बन जाता है, खौफो हरास फैल जाता है, लोग मुंतशिर हो जाते हैं। आपने लोगों के साथ मजाक किया, लोगों की जिंदगी के साथ आपने मजाक किया, लोगों के खानदानों के साथ आपने मजाक किया, उनके जज्बात को आपने मजरू किया। इमरान खान के साथ आपने बेवफाई की, बुशरा बेगम, आपने अपने साथ आए हुए लोगों के साथ बेवफाई की, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ बेवफाई की। अली मीन गंडापुर की तो बात ही ना करें, वो तो उसका तो माजी सबके सामने है कि उसने पहले क्या किया था और अब उसने क्या किया। आप अपने खामद की रिहाई करवाने के लिए गई थी, आपको वहां पे रहना चाहिए था, स्टे करना चाहिए था, गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, गिरफ्तारी देने में आपकी इज्जत थी। चले, वहां से आप भाग गई,
गुमशुदा हो गई, लापता हो गई, पता नहीं, अभी तक तो आप मंजर आम के ऊपर नहीं आई। आपके बारे में बातें तो आ रही हैं सामने कि पार्टी के लोगों के साथ आपके क्या मामलात हैं, लीडरशिप के साथ आपका रवैया, आपकी तलख कलामी, आपकी बदतमीजी, आपका बुरा भला कहना। अब पार्टी के लोग आपको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि आप इमरान खान की ज़ौजियत में हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी भी आपकी बात ना सुनते, ना अमल करते, ना बर्दाश्त करते। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा खतरा बुशरा बेगम है, उसकी बीवी हैं। ये हकायक हैं, ये फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। या तो इमरान खान साहब के बुशरा बेगम के साथ ताल्लुकात खराब होंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी, नाचाकियां हो जाएंगी, रिश्ता भी खत्म हो सकता है। या इमरान खान साहब बुशरा बेगम को बड़ी सख्ती के साथ रोक देंगे, मना कर देंगे कि आपने कभी भी सियासी मामलात में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करनी और किसी किस्म का हुक्म जारी करने की, किसी सियासी मामलात में किसी लीडरशिप के ऊपर असरअंदाज होने की आपने कोशिश नहीं करनी। इमरान खान साहब को अपनी बीवी को थोड़ा सा संभालना होगा, कंट्रोल करना होगा और समझना होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह फैसल वोडा साहब कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, उनकी सियासत को खतरा है, उनकी आजादी को खतरा है। तो बज़ाहिर अगर सूरत हाल को देखें तो फैसल वोडा साहब की बात फेंकने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। फैसल वोडा साहब की बात समझ में आने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि वोडा साहब की बात सही है। चले, ये इमरान खान साहब का मामला है, वो जो करेंगे सही करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में मुजाहिरीन तशद्दुद की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया है। हमने देखना है कि क्या जुडिशियल इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि डी चौक पर पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद किया गया, इस मामले की मुकम्मल जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। देखें, बातें लंबी हो जाएंगी लेकिन मुख्तसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन नहीं था, पुरतशद्दुद था। उनके पास वेपन्स थे, उनके पास शेलिंग का सामान था, उनके पास गुलेलें थी, उनके पास बंटे थे। जिस तरह से तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ताकत का इस्तेमाल करती थी, दूसरी तरफ से भी वैसे ही ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि यह कहना कि वो पुरअमन थे, मैं ऐसा नहीं समझता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पुरअमन नहीं थे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि उनकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया गया, जुडिशियल इंक्वायरी हुई नहीं हुई। 9 मई के वाकयात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा चाहा या कोशिश की कि इस सारे मामलात की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो क्या इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई? नहीं हुई। अब 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जो क्लेम किया जाता है, देखें, यह क्लेम किया जाता है कि सीधी गोलियां चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया, इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। तो मैं समझता हूं, एक तो बात यह है कि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी और दूसरी बात यह है कि क्यों होगी। देखें, जो बंदा एग्रीव्ड पर्सन होता है ना, उसका क्या काम है? चले जी, फर्ज कर लेते हैं कि पुलिस की तरफ से सीधी गोलियां चलाई गई, ओके, चलाई गई होंगी। अब आपका मौकफ यह है कि वहां पे लोग जख्मी भी हुए, जाने भी गई। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मौकफ दुरुस्त करने की जरूरत है। देखें, आप की लीडरशिप के हवाले से एक बंदा कहता है जी 8 लोगों को गोलियां लगी, वो शहीद हो गए, चले ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, 12 बंदों को गोलियां लगी, 12 बंदे शहीद हो गए, चले जी आपकी बात को भी मान लेते हैं। अब एक बंदा निकलता है, ये शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था कि 12 बंदों को गोलियां लगी हैं और तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर आया था कि 8 बंदे शहीद हुए हैं। अब शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि नहीं, 20 लोगों को गोलियां लगी हैं, 20 बंदों की शहादत हुई है, चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब अली मीन गड्ढापुर साहब मंदरियाम के ऊपर आते हैं तो वो कहते हैं जी सैकड़ों लोगों की शहादत हुई है। अब पहली बात तो यह है कि आपको खुद नहीं पता कि बंदे 8 थे, बंदे 12 थे, बंदे 20 थे, बंदे 100 थे, बंदे 200 थे। बल्कि लतीफ खोसा साहब तो कहते हैं कि जी बंदे तकरीबन 250 पौने 300 के लगभग थे। चलें,
आप में पहले इत्तेफाक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बंदे कितने थे। गंडापुर साहब कहते हैं जी सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी, सैकड़ों लोग हलाक हो गए, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। चलें जी, आपकी इस बात को मान लेते हैं कि आप जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई ना कोई तरीकाकार तो होता है ना। जितने लोग शहीद हुए वो लोग कौन थे, उनका वेयरबाउट कौन सा था, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा, कोई मां बाप भाई बहन बेटा बेटी, उनका कोई फैमिली मेंबर। अब आप मुझे बताएं कि आपने आज तक कोई मैयत सामने लेके आए हैं कि जी ये वो बंदा था और ये 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल था। इस बंदे को पुलिस वालों की तरफ से, स्टेट की तरफ से, रेंजर की तरफ से, आर्मी की तरफ से गोलियां मारी गई और इस बंदे की शहादत हो गई। इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई एक भी विटनेस मौजूद नहीं है, मौके से आप भागे हैं, ये फैक्ट है। अब आपने अपना मुंह छुपाया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने अपना मुंह दिखाना किस तरीके से है। आपने ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई। मैं कहता हूं कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, जो आप कहते हैं वैसे ही हुआ होगा, लेकिन बताएं तो सही कि गोली लगी किस बंदे को है। अगर कोई बंदा जान बहक हो गया है तो उसकी कोई ना कोई मैयत तो होगी, लेकिन सिर्फ मैयत नहीं दिखानी, सिर्फ तस्वीर नहीं दिखानी, उसको आपने साबित करना है कि यह बंदा एहतजाज के अंदर शामिल था और पुलिस ने इसको गोली मारी है। ऐसे ही आप किसी बंदे की ABCD की, किसी मरे हुए बंदे की लाके तस्वीर दिखा दे कि ये देखें जी ये फलाना बंदा है, इससे बात नहीं बनेगी। आपको साबित करना पड़ेगा इस बात को। चलें, एक तो यह है कि आपके पास कोई मैयत मौजूद नहीं है, आपके पास कोई जनाजा मौजूद नहीं है, आपके पास उस मरने वाले बंदे के कोई वेयरअबाउट्स मौजूद नहीं है। चलें जी, वो जो बंदे तो मर गए या लापता हो गए, आपको नहीं पता, ऐसे कर लेते हैं। गोलियां लगी, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हो गए, किसी एक भी जख्मी बंदे का बयान आपने सोशल मीडिया के ऊपर चलाया कि भाई ये फलां बंदा था, बल्कि फलां 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 बंदे थे और उस वक्त ये एहतजाज के अंदर शामिल थे, इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, ये जख्मी हो गए, उनका बयान आपने क्यों नहीं चलाया, उनकी रिकॉर्डिंग आपने क्यों नहीं की, सहाफियों को बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हकायक आप सामने लेके आते। अच्छा चलें जी, सब कुछ आपके साथ हो गया, आपको ना मैयत का पता, ना लाश का पता, ना उसके वेयरअबाउट्स का पता, ना उसकी फैमिली का पता, ना किसी जख्मी का पता। आप मुझे बता दें कि आप कहते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपके ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ तो इसकी इंक्वायरी कोई कैसे करेगा। देखें, आप मुझे यह बता दें कि आपके साथ जो गलत हुआ उसको लेकर आपने अंदराज मुकदमा की कोई एक भी एप्लीकेशन किसी भी थाने में जमा करवाई है? जी हमारा फलां एहतजाज था, वहां पे हमारे साथ ये फलां फलां सलूक किया गया, हमारे इतने लोग हलाक हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, वगैरह वगैरह, कुछ भी जो भी आपका मौकफ था, आपने एक भी एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा की नहीं दी। आपकी अगर बात नहीं सुनी जाती, आप हाई अप्स के पास जा सकते हैं, नहीं सुनी जाती, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, नहीं सुनी जाती, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन आपने कोई एक भी दरखास्त किसी भी फोरम के ऊपर नहीं दी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, मार दिया गया, जख्मी कर दिया गया? देखिए, जब तक आप कानूनी कार्रवाई का खुद रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे और कोई ना कोई सबूत आप नहीं देंगे, तो आपके इस वाकये को लेकर कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी। क्योंकि आप अगर खामोश हैं तो अदलिया को कोई मसला नहीं है कि आप इस मामले के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करें। अच्छा जी, इसके अलावा उमर अयूब साहब कहते हैं कि डी चौक पर ऑपरेशन शुरू होने के बाद पार्टी क़यादत के भागने के सवाल पर उमर अयूब ने कहा कि मैं, अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी आखिरी लम्हात तक इस्लामाबाद में मौजूद थे, मगर स्नाइपर्स की जनब से फायरिंग शुरू होने के बाद वापस जाने का फैसला किया गया। देखिए, बात सुने, आप अगर वहां पे मौजूद थे ना, तो आपको वहां पे मौजूद रहना चाहिए था। देखिए, जब ऑपरेशन हुआ है तो तकरीबन 2, 2.5 या 3 हजार के लगभग एहतजाज करने वाले लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। जाहिर बात है, जो लोग वहां पे आए हैं वो अपनी मर्जी के साथ तो वहां पे नहीं ना आ गए। उसको कोई MPA लेके आया, कोई MNA लेके आया, कोई वजीर लेके आया, कोई बुशरा बेगम लेके आई, कोई तहरीक इंसाफ की वजह से आ गया, कोई अली अमीन गंडापुर उसको लेके आ गया, या तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप उसको लेके आई। अगर आप में से कोई भी, यानी जितने भी MPs, MNAs, वट एवर, जो कोई भी वहां पे मौजूद थे,
अगर आप लोग वहां पे मौजूद होते तो जो 2-2,500 बंदा पकड़ा गया है उनमें से कोई ना कोई एमपीए होता, कोई ना कोई एमएनए होता, कोई ना कोई टिकट होल्डर होता, कोई ना कोई वजीर होता, गंडापुर होता, बुशरा बीबी होती। आप पहले वहां से भाग गए थे। आपके भागने की वजह से लोग लावारस हो गए, यतीम हो गए, उनको लीड करने वाला कोई बंदा नहीं था। तो वो क्या करते? पहले आप भागे, बाद में उनको मार खानी पड़ी, गिरफ्तारी देनी पड़ी या उनको भागना पड़ा। ये सारे का सारा कसूर आपका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का है। अगर वहां पे खड़े रहते तो शायद इस तरह के हालात पैदा ना होते। चलें बहरहाल। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से मैं कल भी इस सारी स्टोरी को मैंने डिस्कस किया, इसके वेयर अबाउट्स को मैंने डिस्कस किया, एफआईआर की स्टोरी को मैंने डिस्कस किया। उस एफआईआर की स्टोरी में जो बड़ी बड़ी खामियां थी मैंने उसको डिस्कस किया और मैंने इतराज किया था कि ये इतना बेहुदा, इतना फजूल और इतना वाहियात केस मतीउल्लाह जान के खिलाफ बनाया गया है। इसको जैसे ही अदालत के अंदर रिमांड के लिए पेश किया गया था तो मेरा ख्याल था कि इसका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड नहीं बनता था, बल्कि एफआईआर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए था और मतीउल्लाह जान की रिहाई का हुक्म जारी कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इतने फजूल तरीन केस में उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड क्यों मंजूर कर लिया गया। हालांकि रिमांड का मतलब होता है कि आपने मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, जबकि उस केस में मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो कोई जरूरत थी ही नहीं, या आपने मजीद कोई बरामदगी करनी है। लेकिन उस एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक तो कोई बरामदगी होना भी नहीं बनती थी। तो बहरहाल मेरा ख्याल था कि ये रिमांड बरकरार नहीं रहेगा। चलो अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, 2 जस्टिस साहबान ने इस केस की समाअत की और इस फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब मतीउल्लाह जान साहब जुडिशियल कस्टडी में हैं, अब उनकी बेल फाइल की जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जितना स्टूपिड केस है ना, अगर इसकी क्वैशमेंट के लिए यानी इस मुकदमे की डिस्चार्ज के लिए, इस मुकदमे को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की जाए तो क्वैशमेंट भी हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा नहीं भी तो कम से कम बेल आफ्टर अरेस्ट आई थिंक सो कि आज दायर कर दी गई है। आइंदा 1-2 रोज के अंदर मतीउल्लाह जान साहब इस केस में से रिहा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बात करेंगे शेख वकास अकरम साहब की। वो कहते हैं कि कारकुनान एहतजाज करने आए थे, गोलियां खाने नहीं आए थे, क्लाशनकोफ या G3 की गोलियां खाने नहीं आए थे, अपनी ही पुलिस और अपने ही कानून नाफज करने वाले अदारों के हाथों शहीद होने नहीं आए थे, सब निहत्थे थे, उन पर सीधी गोलियां चलाई गई, जुल्म किया है आपने, वगैरह वगैरह। चलें, अब मैं इसकी बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी अपनी गुफ्तगू में सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं कि वो निहत्थे थे कि वो निहत्थे नहीं थे, उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई कि नहीं चलाई गई, और जिन लोगों को गोलियां लगी हैं, जो शहीद हुए वो किधर थे, जो जख्मी हुए वो किधर थे, कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं किया गया, वगैरह वगैरह। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हुआ हूं। अब बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान की। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाएं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, एक फितना है। इस्लामाबाद में अमन-ओ-मान से मुतल्लिक इजलास से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि यह वफाक के खिलाफ तीसरी चौथी लश्कर कुशी है। ऐसे नापाक अज़ाइम का 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। डी चौक पर 126 दिन पाकिस्तान की रसवाई और मुईशत की तबाही की गई और धरने के बायस से चीनी सदर का दौरा भी मनसूख हुआ था। उन्होंने कहा कि बेलारूस के सदर ने खंदा पेशानी और हौसले के साथ दौरा मुकम्मल किया। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौका पर उन्होंने चढ़ाई की कोशिश की। पाकिस्तान की मीशत को ऐसा गौ लगा जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। जत्थे ने तबाही की, 4 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। उनका कहना था कि अब मौका है कि आगे बढ़ा जाए। चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था इस्लामाबाद पर हमलावर होने आया था। एहतजाज और धरनों से पाकिस्तान की मीशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वजीर आजम का कहना था कि ऐसी मजमूम सोच मैंने किसी और सियासी जमात में नहीं देखी। इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, चाहे पारा चिनार में खून की नदियां बह रही हों। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में चीनी वजीर आजम के दौरे के दौरान भी एहतजाज किया गया। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इनको कोई एहसास नहीं कि दोस्त ममालिक यहां पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया कि यह सियासी जमात नहीं, फितना है, तकरीबकारी का एक जत्था और ग्रोह है। इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। उनका कहना था कि मुईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान को इस फितने के हवाले करना है, क्या पाकिस्तान को इस तकरीबकार पार्टी के हवाले करना है। पारा चिनार की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे और हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दे।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।